आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। 16 आने सच में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही हैं। तो 16 आने सच की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर भारत और रूस के रिश्तों से जुड़ी हुई है। पुतिन का भारत दौरा ऐतिहासिक रहा है। तमाम तस्वीरें ऐसी सामने भी आ रही हैं। भारत रूस के बीच में कुल मिलाकर 19 समझौते हुए हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। भारत में पुतिन का दौरा कैसा रहा, कौन कौन से समझौते हुए, ये पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर इंडिगो फ्लाइट्स के ऑपरेशनल संकट से जुड़ी हुई है। आज जो खबर सामने आई, 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो के सीईओ के मुताबिक 5 से 10 दिन में हालात सामान्य होने की उम्मीद है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो में गड़बड़ी को लेकर सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों लोग परेशान दिखे एयरपोर्ट पर। अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आई। तीसरी बड़ी और अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्यादा भंग नहीं तो महिला का फोटो खींचना क्राइम नहीं। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया। बेंच ने पुलिस और ट्रायल कोर्ट को भी फटकार लगाई कि उन्होंने केस में ताकझांक का आरोप इसलिए लगाया था क्योंकि महिला को विवादित संपत्ति में जाते हुए वीडियो शूट किया गया था। अब इसको लेकर क्या है पूरी खबर आगे आप जानेंगे। चौथी और अहम खबर है रेपो रेट से जुड़ी हुई। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती से लोन लेने वालों को किस तरह से फायदा होगा, ये पूरी खबर अब अपडेटेड डेटा यानी कि आंकड़ों के साथ में, ग्राफिक्स के साथ में आपको समझाएंगे ताकि आप समझ सकें रेपो रेट कम होने से कैसे आम लोगों को फायदा होगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो कि हर रोज करीब 3,80,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, आज खुद जमीन पर आ गिरी है। हम बात कर रहे हैं इंडिगो की, जिस पर इस वक्त सवालों का तूफान उमड़ रहा है। क्रू की भारी कमी और डीजीसीए के नए नियम से पूरा शेड्यूल बिखरा हुआ है। 4 दिन से लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है और यात्री बेहाल हैं। और इन सब के बीच में कुछ सवाल भी जो हर तरफ गूंज रहे हैं। आखिर ये संकट क्यों खड़ा हुआ, किस किस शहर में कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई, डीजीसीए ने आखिर इंडिगो को क्या राहत दी और क्या आने वाले 2 से 3 दिन और ज्यादा भारी होंगे। और जो सवाल कहा गया है कि आखिर क्यों ये नौबत आ गई, और जो दावा किया गया है कि अगले 5 से 10 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये सवाल बड़ा है। अब इन्हीं सवालों के बीच में देश के अलग अलग एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई वो यात्रियों के हाहाकार से जुड़ी हुई थी। कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, तो कोई ये बता रहा था कि अपनी ही शादी में वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो कोई अपने रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंच पाया। रिपोर्ट देखिए। इंडिगो का क्रूज संकट आज चौथे दिन भी जारी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन लगातार चौथे दिन अपने ही सिस्टम से जूझ रही है। स्टाफ की भारी कमी के कारण आज भी देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिगो का ऑपरेशन ठप होने की कगार पर है। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। बोर्डिंग लाउंज से लेकर बोर्डिंग गेट तक गुस्सा, आंसू और हंगामा साफ देखा जा सकता है। अब तक इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और पिछले 1 महीने में 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। अब नजर डालते हैं उन शहरों पर जहां पर इंडिगो का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा 225 उड़ानें रद्द की गई। मुंबई से 118 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। बेंगलुरु में 102 उड़ानों पर ब्रेक लग गया और हैदराबाद से 92 फ्लाइट्स रद्द की गई। इसके अलावा कर्नाटक में कुल 105 उड़ानें, कोलकाता से 35, चेन्नई से 26, गोवा से 11 और भोपाल से 5 फ्लाइट रद्द की गई हैं। यानी साफ है कि इंडिगो का ये क्रूज संकट अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश का संकट बन चुका है। किस शहर में कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई, और अगर सिर्फ आज और कल की बात करें तो हालात और ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। आज देश भर में इंडिगो की 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि गुरुवार को यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला रहा। 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। यानी साफ है कि इंडिगो का ये संकट हर गुजरते दिन के साथ और गहराता जा रहा है।
अब सवाल ये है कि इंडिगो को ये सबसे बड़ा संकट क्यों झेलना पड़ रहा है। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहत पायलट्स और केबिन क्रू को ज्यादा आराम देना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन इंडिगो के पास पहले से ही क्रू की कमी थी। नए नियमों के बाद और ज्यादा फ्लाइट और ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ गई। न तो नया स्टाफ समय पर मिला और न ही नया रोस्टर सही तरीके से मैनेज हो पाया। यही वजह बनी देश भर में उड़ानों की बर्बादी की। डीजीसीए के नए नियम अब संकट का कारण। 7 दिन काम, 48 घंटे का अनिवार्य आराम। नाइट ड्यूटी अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर सिर्फ 2। लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी पर रोक। लॉन्ग रूट के बाद 24 घंटे का रेस्ट जरूरी, जिससे सीधा असर पड़ा इंडिगो के शेड्यूल पर। इंडिगो के इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बना आम यात्री। कहीं शादी, कहीं इंटरव्यू, कहीं मेडिकल इमरजेंसी तो कहीं विदेश की फ्लाइट पकड़ने की होड़। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कभी 3 घंटे लेट, कभी 5 घंटे और फिर कैंसिल। लोग जमीन पर सोने को मजबूर हुए। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घंटों लाइन में खड़े रहे और कई यात्रियों को दूसरी एयरलाइन से 10 गुना दाम देकर टिकट लेनी पड़ी। इंडिगो संकट के बीच में आसमान छूते दाम। दिल्ली से जयपुर 90,000, दिल्ली से उदयपुर 70,000। बाकी एयरलाइंस भी किराया बढ़ा रही हैं। इसी बीच अब मामला राजनीति तक जा पहुंचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पूरे मामले के संकट के लिए सरकार को मोनोपोली सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि एक ही कंपनी को बढ़ावा देने का नतीजा है ये अव्यवस्था। लोगों को घंटों परेशान होना पड़ रहा है। भारत को मोनोपोली नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा चाहिए। अब इस पूरे संकट के बीच में आई है एक बड़ी राहत वाली खबर। डीजीसीए ने इंडिगो की कई मांगों को मानते हुए FDTL नियमों में ढील दे दी है। क्रू मेंबर्स की वीकली छुट्टी का आदेश वापस ले लिया गया। कुछ रेस्ट पॉलिसी में ढील दी गई है, लेकिन नए डायरेक्शन को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो अधिकारियों को तलब कर कहा है कि यात्री सुविधाओं में तुरंत सुधार किया जाए, स्टाफ की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये राहत जमीन पर दिखेगी, क्योंकि दिल्ली से अब भी सभी इंडिगो उड़ानें रद्द हैं। रात 12 बजे तक का पूरा ऑपरेशन ठप है। एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है और खबर ये भी है कि अगले 2 से 3 दिन तक और भी ज्यादा उड़ानें रद्द हो सकती हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसके नाम पर था भरोसा, आज उसी का सिस्टम फेल हो चुका है। एक तरफ डीजीसीए की ओर से मिली राहत है तो दूसरी तरफ इंडिगो के वादे और सरकार की सख्ती। लेकिन क्या इससे यात्रियों का खोया हुआ भरोसा वापस आ पाएगा? क्या आने वाले 48 घंटे में हालात सुधरेंगे या ये क्राइसिस और लंबा चलेगा? ये सवाल आज हर यात्री के मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। परेशानी दूर हो जाए इस तरह की बस उम्मीद लगाई जा सकती है। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रही तस्वीरें हैं वो अलग अलग परेशानी को बयां कर रही हैं। किसी एक एयरपोर्ट से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई बयां कर रही हैं। गोवा हो या गुजरात, दिल्ली हो या मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, रायपुर, कर्नाटक, बेंगलुरु, हर जगह हालात लगभग एक जैसे ही हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, भीड़ है, देरी है और परेशान यात्री हैं। सवाल एक ही कि आखिर कब सुधरेंगे ये हालात? तकनीकी खामियां हो या फिर संचालन में लापरवाही, यात्रियों को हर दिन इस संकट से गुजरना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ आश्वासन मिलेंगे या जमीनी स्तर पर भी व्यवस्था कुछ सुधरेगी? जब 2 साल के करीब पहले ही डीजीसीए की तरफ से गाइडलाइंस आ गई थी इंडिगो के सामने, तो फिर आखिर इंडिगो उन्हें इंप्लीमेंट करने में लापरवाह क्यों रहा? आज क्यों क्रू की कमी, स्टाफ की कमी के संकट के चलते फ्लाइट्स इस पर प्रभावित हुई हैं और फ्लाइट्स का देरी से उड़ना या फिर रद्द हो जाना, ये आप देखिए कि कैसे हजारों पैसेंजर्स को परेशान किए हुए है। ये जो तस्वीरें हैं सिर्फ किसी एक शहर या फिर एक राज्य की नहीं है, अलग अलग राज्यों के यात्रियों की ऐसी ही शिकायतें हैं। लंबा इंतजार है, उड़ानों में देरी है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं है। कहीं फ्लाइट घंटों लेट है तो कहीं यात्रियों को बिना जानकारी के रोका गया है। बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे, सब इसी अव्यवस्था का शिकार हैं। इन यात्रियों की आवाज साफ है, उन्हें चाहिए सिर्फ सहूलियत, सही जानकारी और वक्त की कीमत। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सिस्टम जागेगा या फिर यूं ही मासूम यात्रियों की परेशानी बढ़ती रहेगी। लेकिन फ्लाइट फिलहाल कैंसिल है बोल रहे हैं। किधर की फ्लाइट? रायपुर। तो कुछ उनकी तरफ से और कुछ आ गया?
एक्सचेंज करके दिए हैं, बोल रहे हैं कल की फ्लाइट ले लो, लेकिन उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, पर लेना पड़ रहा है। अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है। तो आप किधर ही रहेंगे? जी आज एक दिन का स्टे यही है और बढ़ा दे रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ है? वो कस्टमर केयर में बात करो बोल रहे हैं, यहाँ से हमको कोई वो रिस्पॉन्स सही नहीं है। कल रात की, उसके बाद आज सुबह की मिली, यहाँ पे आए तो वो भी कैंसिल हो गई। ना कोई इंटीमेशन कर रहे हैं, ना कोई अप्रोच कर रहे हैं, ना कोई ड्रॉप पिकअप कुछ नहीं कर रहे, एकोमोडेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई जवाब देने को तैयार नहीं किया है। वो क्या रहा है एक्चुअली, बहुत परेशान है। मेरा फ्लाइट है 3 बजे का फ्लाइट है, लेकिन कल मेरा परसों कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो कल फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होके मेरे को एक दिन उधर जिद्दा में स्टैंड करना पड़ा। फिर अभी इधर आया, उन लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारा पास बुजुर्ग आदमी है, हमारा ग्रुप में 25 आदमी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जा रहा है। तब बुजुर्ग भी है, व्हील चेयर भी नहीं अलर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास व्हील चेयर है टिकट में, लेकिन व्हील चेयर अलर्ट नहीं कर रहा है हमारे लिए। अभी एक स्टाफ ने उनका खुद का कुर्सी में बिठाया काउंटर पे, लेकिन अभी सुन रहा हूँ हमारा फ्लाइट फिर डिले हो गया। इसकी वजह क्या मालूम नहीं है कि हमारा फूड का क्या है, एकोमोडेशन का क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब तक होगा, क्या होगा। हमारा जाना है सिलचर लास्ट डेस्टिनेशन, तो कब होगा क्या होगा पता नहीं। इंडिगो का कोई स्टाफ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। हमारे पास प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं भेजा इन लोगों ने, एंड अभी हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर आप, हमारे पास कोई फ्लाइट्स नहीं है आज के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी फ्लाइट्स, दूसरी एयर इंडिया या कुछ और कीजिए। उनका फ्लाइट टिकट्स आज पर पर्सन 60,000 है, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, and we are 5 people here. We want to go, and there are no train tickets, no bus tickets, and we have already booked tickets for train from Haridwar to Jodhpur, Rajasthan. We have to go to Rajasthan for another all that rituals, but now we cannot reach Haridwar. संसद में भी इंडिगो एयरलाइंस के पैसेंजर्स की परेशानी का मुद्दा उठा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर सरकार ने भरोसा दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। खुद की ऑडिट की, एफडीटीएल जैसा कानून लाने से पहले, एक नियम लाने से पहले पूरी मुस्तैदी से तैयारी होनी चाहिए थी। और सबसे जरूरी, पैसेंजर्स जो हैं उनकी कॉस्ट, उनकी जो आप टिकट कॉस्ट को तो शायद रीइंबर्स कर दें, लेकिन जिसकी शादी कैंसिल हो गई, रिसेप्शन पोस्टपोन हो गया, जॉब इंटरव्यू नहीं दे पा रहा, स्टूडेंट एग्जाम के लिए नहीं पहुंच पा रहा, उनकी जो ये ह्यूमन कॉस्ट है, जो कि इमोशनल कॉस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? लेकिन इसका नुकसान, मोनोपोली का नुकसान हमेशा आम नागरिक को, आम यात्री को होता है, और वही आप देख रहे हैं। ऐसे लगता है कि डीजीसीए, सरकार, अथॉरिटीज सो गए थे, एकदम रातों रात कैसे ये क्राइसिस पैदा हो गया। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, उसकी यात्रियों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है, एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए, एंड जो सपोर्ट चाहिए इंडिगो एयरलाइंस को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अंतर्गत जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं, और जो जहाँ है वहीं पे अटक के रह गया है। तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। रीजन ये है कि अभी इंडिगो को जो नए नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक रिक्रूटमेंट करनी है, उनके पास उतना स्टाफ नहीं है, जिसके कारण से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। हम ये नॉर्म्स चेंज नहीं करते, और उसके कारण सेफ्टी में कुछ होता है पैसेंजर्स की, वो भी प्रॉब्लम है। तो राहुल गांधी की बातों को मैंने जैसा कहा पहले भी, सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि उसको सिर्फ सुबह उठकर आकर एलिगेशन लगाने होते हैं। इन सब के बीच ही दिल्ली इंडिगो एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने की वजह से हजारों यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से न्यूज इंडिया संवाददाता अली शरर की ये रिपोर्ट जरा देखिए। देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही हैं। अगर बात की जाए दिल्ली एयरपोर्ट की, तो आज सुबह से 225 फ्लाइटें इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं तस्वीरों में, साफ तौर पे हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और देखिए सामने इंडिगो की फ्लाइटें खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें उड़ान
नहीं भरने दिया जा रहा है। कारण है जो स्टाफ कम है, उसकी वजह से लगातार इंडिगो डिपार्टमेंट को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से ये समस्या आई है। अगर बात की जाए पिछले 3 दिन के अंदर तो अलग अलग एयरपोर्ट से 1300 फ्लाइटें इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिर बेहद परेशान हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लगातार मुसाफिर परेशान हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब न आने की वजह से और लोगों में गुस्सा है। साफ तौर पर काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं, जिसमें रिफंड की भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। लाइन के अकॉर्डिंग बाकायदा बोर्डिंग पास जमा हो रहे हैं, उसके बाद रिफंड की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। लेकिन इस तरह की समस्या का आने वाले समय में और समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बताया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो कहा गया है कि आने वाले 10 दिसंबर तक ये समस्या रह सकती है। यानी कि आज 5 दिसंबर है, तो आने वाले 5 दिन तक ये समस्या लगातार रह सकती है। हालांकि अगर बात की जाए जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट की, तो यहाँ से करीब 1300 फ्लाइटें अभी तक रद्द की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए एक अहम जानकारी और अहम खबर आम लोगों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करते हुए रेपो रेट को 5.50% से अब 5.25% तक ला दिया है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर अब 5.25% पर ला दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी भी दी, और ये जानकारी सामने आने के बाद वो लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं जिन्हें ईएमआई देनी होती है। And the RBI, the MPC, met on the 3rd, 4th and 5th of December to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. जिस तरीके से आरबीआई ने फैसला लिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो ईएमआई देने वाले लोग हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। इस साल आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट में कटौती की है। आपको ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से एक साल में रेपो रेट में 4 बार ये कटौती हुई है और कैसे ये आपके जेब पर अब असर डालेगी, या फिर ये कहिए कि राहत देगी। अब आपको समझाते हैं रेपो रेट किस तरीके से कम हुआ है और किस तरीके से इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि रेपो रेट आखिर है क्या, किसे रेपो रेट कहते हैं और क्यों ये आपकी जेब पर असर डाल रहा है कम होने के बाद में। आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है। रेपो रेट कम होने से सीधे जो फायदा है वो ग्राहकों को होता है, और यही फायदा अब आम लोग उठाएंगे जो ईएमआई देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए समझ लीजिए बेसिस पॉइंट किसे कहते हैं। जिस तरह से इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, अब सवाल है कि रेपो रेट में बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या है। बेसिस पॉइंट्स प्रतिशत में मामूली बदलाव दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई होती है। ब्याज दरों, शुल्क और निवेश रिटर्न में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को दर्शाता है। बेसिस पॉइंट का इस्तेमाल ज्यादातर ब्याज दरों में होता है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती से लोन लेने वाले यानी कि ईएमआई भरने वालों को अब फायदा होगा। ताज़ा कटौती के बाद में 20 साल के 20 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। इसी तरीके से 30 लाख के लोन पर ईएमआई 465 रुपए तक घट जाएगी। नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों को इसका फायदा मिलेगा। आंकड़ों के जरिए अब कुल मिलाकर कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी वो भी आपको समझना जरूरी है। यानी कि जो पर मंथ आपकी जेब से पैसे कम जाएंगे वो तो जाएंगे ही, लेकिन कुल मिलाकर कैसे ये फायदा होगा अब आप देखिए। ये 2 टेबल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इसमें 20 साल का लोन आप देखिए जो 20 साल के लिए आप लेंगे, इसमें जब रेपो रेट में कमी की गई है तो उससे आपके ब्याज दर में कमी आ जाएगी और कुल मिलाकर जो आपकी जेब से जाने वाली ईएमआई है वो पहले से कम हो जाएगी, जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। और कुल
कुल मिलाकर अगर आप उसे सालाना कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब 74,000 रुपए का फायदा आपको दे जाएगी। यानी कि पर मंथ के हिसाब से ये आता है 310 रुपए, और अगर पर एनम के हिसाब से यानी कि पूरे साल का इसमें हिसाब लगाएं तो 74,000 रुपए अब आपकी जेब से कम जाएंगे। इसे पैसे बचाने के तौर पर देख लीजिए या पैसे आपकी जेब में सेव होने के तौर पर देख लीजिए। यानी कि रेपो रेट में ये जो कमी की गई है आरबीआई की तरफ से, जो साल में 3 बार धीरे धीरे ये कमी आई है, वो सीधे तौर पर लोगों के लिए फायदा है। वो आम लोग जो कि ईएमआई हर महीने भरते हैं। आजकल जब महंगाई की चर्चा होती है तो ईएमआई की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। ईएमआई एक बड़ा बोझ होता है जो मिडिल क्लास लोग या फिर लोअर मिडिल क्लास लोगों पर एक बड़ा बोझ रहता है। अब इसी ईएमआई में थोड़ी सी भी छूट जो है वो बड़ी राहत लेकर आ रही है। जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हैं, लोन अमाउंट आपको दिख रहा है, कितने साल के लिए आपने लोन लिया है वो आपको नजर आ रहा है, ब्याज दर कैसे अब टाइम के साथ साथ रेपो रेट घटने के बाद में घट गई है, साथ ही साथ ईएमआई में इसमें अगर आप पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो शायद वो बड़ा बदलाव आपको ना दिखे, 310 रुपए आपको कम लगे, लेकिन अगर इसे आप सालाना के हिसाब से देखेंगे तो सालाना के तौर पर 74,000 रुपए का फायदा ये आपकी जेब को दे रहा है। यानी कि 74,000 रुपए अब पहले से कम खर्च आपके होंगे, यानी कि आपकी जेब में 74,000 रुपए बचेंगे, जो कि अच्छा खासा अमाउंट भी है। और ये खबर आने के बाद, ये फैसला आने के बाद में वो लोग राहत की सांस ले रहे हैं जिनका लोन पहले से चल रहा था या फिर जिन्होंने नया लोन अभी लिया है। ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा। और इस फैसले के बाद में आम लोग राहत के साथ इस अमाउंट को अब अपनी ईएमआई के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है इससे जो हम टेबल आपको दिखा रहे हैं इससे आपका थोड़ा लोन ज़्यादा हो या तो कम हो, तो आप अपनी ईएमआई के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो बढ़े हुए दाम थे आपकी ईएमआई के वो कैसे घट जाएंगे और मौजूदा जो ब्याज दर है उसका असर आपकी जेब पर होगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। ये है उत्तराखंड, जहां पर्वतों की ऊंचाई जितनी प्रेरणादायक है वहीं यहां के लोगों के सपनों में भी ऊर्जा की चमक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का सपना अब धरातल पर आकार ले चुका है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन यूपीसीएल ने इस संकल्प को जीवन में बदल दिया है। मार्च 2027 तक 40,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य था, पर मेहनत, तकनीक और जनता के साथ मिलकर अगस्त 2025 में ही इसे पार कर लिया गया। आज 42,000 से ज्यादा सोलर संयंत्र प्रदेश में स्थापित हैं, जो 156 मेगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये हर घर में उजाला लाने की कहानी है। ये पर्यावरण की रक्षा का संकल्प है। ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड का नया अध्याय है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया लक्ष्य यूपीसीएल ने अपनी प्रतिबद्धता और लोगों की सहभागिता से समय से पहले पूरा कर दिखाया। अब छतें सिर्फ आश्रय नहीं, ऊर्जा का स्रोत हैं। जब सरकार, समाज और तकनीक साथ आए तो असंभव भी संभव हो जाता है। छोटे उद्योग अब बिना बाधा चल रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई में रोशनी आई है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के गांवों में ऊर्जा की ये किरण विकास का रास्ता दिखा रही है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हरित ऊर्जा में देश का अग्रणी राज्य बनाना। आइए हम सब मिलकर इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। सूरज की किरणों से अपने घर रोशन करें, हर छत को ऊर्जा का स्रोत बनाएं। ये यात्रा उजाले की है, ये यात्रा आत्मनिर्भरता की है, ये यात्रा उत्तराखंड की है। उत्तराखंड स्वच्छ ऊर्जा की राह पर आत्मनिर्भर भविष्य की ओर। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। UV on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस
बेस्ट वे पर साइंस आए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, अयोध्या में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा विध्वंस के 33 साल बाद बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। अब मामला इतना बढ़ चुका है कि ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर से नाता तोड़ना पड़ा, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। लेकिन हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अड़े हुए हैं। मतलब जिद पकड़ ली है कि अब तो नींव रखनी ही है। अब इस पर बीजेपी हमलावर है। अब सवाल यह है कि 6 दिसंबर को बंगाल में क्या बवाल होगा? क्या ममता बनर्जी सरकार हुमायूं कबीर को रोक पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इसका विश्लेषण भी करेंगे। जिसने विधायक बनाया उसी से बगावत, हुमायूं कबीर की ममता बनर्जी को चैलेंज, बाबरी मस्जिद की बुनियाद, बंगाल में विवाद, हुमायूं कबीर की ललकार, क्या करेगी ममता सरकार? बंगाल चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी के बागी हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर आमादा है। इधर टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद भी उनके तेवर में जरा भी कमी नहीं आई, उल्टा उनके तेवर और सख्त हो गए हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा गांव में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की 8 कट्टा की वो जमीन भी दिखाई जहां वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में 2 लाख की भीड़ आने का भी दावा किया है। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। कल 12 बजे या कुरान तलवात होगी 2 घंटा के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखोगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। आज यहाँ रेजीनगर में आप ये जो जमीन देखने आए हैं, क्या इसके लिए पूरी बात हो चुकी है? कोई उल्टा सीधा बोलने का कोई कोशिश नहीं करे। जमीन देखने नहीं आया, यहाँ प्रोग्राम होगा डायस बनाने के लिए यहाँ आएगा। क्या जमीन देखोगे? हर रोज उल्टा सीधा क्वेश्चन क्यों कर रही? नहीं, किसी जमीन पे पढ़ेंगे, वहाँ सल्लानाश होगी। कल 12 बजे आपको नजर आएगा। कहाँ पे होगा थोड़ा बता? कहाँ पे होगा? कल 12 बजे आइए ना। बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। यही है, ऐसे देख लेंगे कहाँ हो। भले ही ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर से पलड़ा झाड़ लिया हो, लेकिन हुमायूं कबीर की बगावत ने ममता बनर्जी को परेशान कर रखा है। हुमायूं कबीर को 4 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से निलंबित कर दिया, तो पार्टी ने ये भी साफ किया कि उसका बाबरी मस्जिद के कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सस्पेंशन से बेपरवाह कबीर ने ऐलान किया था कि वो खुद पार्टी छोड़ेंगे, बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, साथ ही 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा भी करेंगे। उनकी पार्टी 130 से 135 सीटें लड़ेगी। लेकिन हुमायूं कबीर के इस तेवर पर यह भी कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर खुद को बंगाल का असदुद्दीन ओवैसी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ रहा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। इधर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के साथ ही मुर्शिदाबाद के तमाम इलाकों में गांव-गांव में इसकी होर्डिंग और पोस्टर और साथ ही पर्चे भी बांटे गए। इस पोस्टर और पर्चों में बाबरी मस्जिद का डिजाइन भी दिखाया गया है।
अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के 33 साल बाद कबीर के इस ऐलान से सियासी हलकों में घमासान भी मचा हुआ है। ये टीएमसी की रणनीति है। पहले वो हुमायूं कबीर को आगे करती है कि बाबरी मस्जिद बनाए। जब हिंदू समाज में उसका रिएक्शन होता है, उसकी नाराजगी से बचने के लिए हुमायूं कबीर को निकाल देते हैं। टीएमसी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती और पश्चिम बंगाल सरकार खुद अशांति लाना चाहती है, तनाव पैदा करना चाहती है। इसलिए अपने विधायक से पहले अनाउंस कराती है कि बाबरी मस्जिद बनेगी। कोई बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं बन सकती। तो इतने दिनों से बाबरी चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद। ममता बनर्जी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, हाँ या ना कुछ नहीं कही। लेकिन जब उनको लगे कि हाथ से निकलने वाला है तो लिपापोती करने की कोशिश किए गए। लिपापोती कैसे? वो अभी ये कह रही है कि ये सस्पेंड, बर्खास्त नहीं। पिछले कई दफे इनको सस्पेंड किए गए थे, फिर पुनर्बहाल भी हो गए थे। तो बहाली होने में भी समय नहीं लगते जब तक मुख्यमंत्री जी जैसी बहुरूपी पॉलिटिशियन बंगाल की सत्ता में रहे। जहां एक तरफ हुमायूं कबीर के ऐलान पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ बाबर के नाम पर साधु संतों ने भी मोर्चा खोल रखा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबर के लोगों के साथ बाबर जैसा ही बर्ताव होगा। माहौल तो बनता ही रहता है, माहौल का क्या करेंगे, कोई न कोई माहौल खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि भारत देश में बाबर ने किसी समय आकर के आक्रमण किया, उसने जो किया वो सब हमको पीड़ा पहुंचाने वाला काम है। अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति उसी के साथ अपने आप को खड़ा रखता है कि हम बाबर के लोग हैं, तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए, है कि नहीं? तो बाबर के साथ जो खड़ा होगा हम उसको बाबर ही समझेंगे और आज की तिथि में बाबर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वही किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद को लेकर जो लकीर खींचना चाहते हैं वो हो पाएगा ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर के ऐलान से सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। बीजेपी हमलावर है, ममता बनर्जी बचने की भरपूर कोशिश भी कर रही है, लेकिन बात तो तय है कि बाबरी मस्जिद का मतलब हिंदू मुसलमान है, जिस पर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर सियासत होने के साथ साथ सवाल ममता बनर्जी से भी कि हर मुद्दे पर प्रखरता से अपनी बात रखने वाली ममता बनर्जी आखिर इस बार चुप क्यों है। सवाल इन्हीं के साथों में यह भी उठ रहा है कि कल 6 दिसंबर के दिन आखिर बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या होने वाला है। बढ़ेंगे आगे, देखिए बिहार के मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का महिलाओं पर शर्मनाक एक बयान सामने आता है। ये बयान ऐसा है जिसको हम लिख भी नहीं सकते, ना आपको सुना सकते हैं। अब विधायक प्रमोद कुमार ने महिला पर दिए अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। मैंने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था कि पश्चिमी कल्चर लोगों पर, महिलाओं पर खासकर हावी हो रहा है। मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया। इधर बीजेपी विधायक के बयान को लेकर शुक्रवार को महिला आयोग में भी शिकायत की गई। दरअसल दिल्ली में सांसद रेणुका चौधरी के कुत्ते को लेकर प्रमोद कुमार ने, जो विधायक हैं, जब संसद में पहुंची कुत्ते लेकर, तो उसके बाद इसी चीज को लेकर प्रमोद कुमार ने एक बयान दिया। पटना में विधानसभा के बाहर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी लेडीज हैं जो ब्ला ब्ला के लिए कुत्ता रखती हैं, यानी कि ये शब्द ऐसे हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। इस विवादित बयान के बाद से लगातार अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए ना अति पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो तो आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही केंद्र है, नाम बदल दीजिए, केंद्र है। तो बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए ना अति पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो
अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही केंद्र है, हाँ। नाम बदल दीजिए, केंद्र है। अच्छा। तो बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। और अब बात कप सिरप मामले से जुड़ी हुई है। देखिए, वाराणसी में कोडीन कप सिरप मामले में ईडी की एंट्री के बाद से जांच में तेजी दिखाई गई। पूरे मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के सिगरा आवास और कार्यालय पर सोनभद्र की एसआईटी की टीम ने छापा मारा और ये छापा शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद डाला गया। भोला प्रसाद की गिरफ्तारी कोलकाता के एयरपोर्ट से की गई थी जब वो दुबई भागने के प्रयास में थे। दूसरी ओर मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब भी जांच टीम की गिरफ्त से बाहर है और एक वीडियो भी इस दौरान शुभम जायसवाल ने जारी किया। ये वीडियो करीब 13 मिनट का है और मीडिया पर अब ये वायरल भी हो रहा है, जिसमें शुभम जायसवाल खुद को निर्दोष बता रहा है। ये वीडियो शुभम ने कहां से रिकॉर्ड किया, किस जगह से रिकॉर्ड किया, इसे लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी पुलिस के हाथ नहीं है। लेकिन कप सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को शुभम जायसवाल के घर पर ईडी की टीम ने नोटिस चस्पा किया था। इसके बाद से अब जांच टीम शुभम जायसवाल के काले कारोबार का हिसाब किताब रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए विष्णु अग्रवाल तक पहुंच गई है। शुक्रवार को सुबह सोनभद्र की एसआईटी टीम ने विष्णु अग्रवाल के घर और ऑफिस पर पहुंचकर जांच की और जांच टीम ने विष्णु अग्रवाल से शुभम जायसवाल के फर्म का पूरा ब्यौरा और दस्तावेज मांगा और उसे खंगाल भी रही है। कुछ दिनों पहले ही शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की गिरफ्तारी, जैसा कि मैंने बताया, कोलकाता के एयरपोर्ट से की गई थी। सोनभद्र की पुलिस और एसआईटी की टीम संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई भी कर रही है। इसके बाद ही शुभम के फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी जांच की तलवारें अब लगातार लटकती हुई नजर आ रही है। जी प्रणाम, मैं शुभम जायसवाल, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आज काफी दिनों से, लगभग 1 महीने से मेरे बारे में न्यूज चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूँ, मेरे द्वारा दवा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी, इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देखिए कि ये है फेंसिडिल कफ सिरप, ये एबर्ट हेल्थ केयर का आता है। एबर्ट हेल्थ केयर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जी, आपको मैं बता दूं कि फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। ये एक सामान्य श्रेणी की दवा है जिसको कफ होने पे यूज करते हैं। आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूं, जो बच्चों की मौत हुई थी, ये सीसन फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। छोटे बच्चों की दवा है, पीडियाट्रिक दवा बोलते हैं, कोल्ड ड्रिप सिरप। ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी। इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा और फेंसिडिल और ये कोल्ड ड्रिप दोनों डिफरेंट दवाएं हैं। इन दवाओं से, मतलब फेंसिडिल से किसी बच्चों की मौत नहीं हुई थी क्योंकि वो बच्चों के लिए सिरप है ही नहीं है, वो अडल्ट्स के लिए है और बच्चों की सिरप अलग आती है जो कि ये है जिससे बच्चे पी के मरे थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि कृपा करके इस तरीके की राजनीति ना करें और ना ही लोगों को आप भ्रम में डालें कि यूपी में या बनारस में ऐसी सिरप बेची गई जिनसे बच्चों की मौत हो गई थी।
तो सुना आपने कि 13 मिनट का ये वीडियो है जिन्हें हमें छोटा करना पड़ा क्योंकि काफी लंबा वीडियो था, जिसमें शुभम जायसवाल अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे रहा है। हालांकि जांच जारी है, अब आगे पता चलेगा कि क्या इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा। वहीं देखिए, ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप के जरिए 51 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति से 5 लाख रुपए ठगने वाले गैंग का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने 2 बहनों विनीशा और खुशी समेत 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। पीड़ित को शादी और गोवा घूमने का लालच देकर पार्क में पहले बुलाया जाता है, जहां मार पीट कर रुपए लूट लिए गए। पुलिस ने नकदी बरामद करके मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग 1,90,000 रुपए बरामद किए। 51 वर्षीय विकल सिंह, जो कि अविवाहित है, उन्होंने बुधवार रात थाना कसाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि कुछ दिनों पहले उनके मोबाइल पर एक लड़की का, अनजान लड़की जिसका फोन आता है, और लड़की ने मीठी मीठी बातें करके उन्हें भरोसा दिलाया और शादी का वादा भी किया। इसी के साथ लड़की की सहेली बनकर दूसरी लड़की भी उनसे बात करने लगी और दोनों ने अपना नाम विनीशा और खुशी बताया। पीड़ित के मुताबिक दोनों लड़कियों ने धीरे धीरे उन्हें प्रेम जाल में फंसाया और ऑनलाइन अपने खाते में 50,000 रुपए डलवा लिए। बातचीत के दौरान युवतियों ने शादी से पहले गोवा घूमने का भी लालच दिया और कहा कि टिकट और दूसरे खर्चे के लिए लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या था? पीड़ित ने बताया कि 29 नवंबर को लड़कियों ने उन्हें कसाना के निहाल देव पार्क में बुलाया था। वहां पर दोनों युवतियां आई, कुछ देर बातचीत चली और उसके बाद तभी अचानक से 2 अनजान युवक वहां पर आते हैं। उन युवकों ने पीड़ित के साथ पहले मारपीट की और उसके पास रखे 5 लाख रुपए कैश छीन लिए। पीड़ित के अनुसार लड़कियां और वो युवक उन्हें धमकी भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने इस पूरे प्रकरण के बारे में किसी को भी बताया तो सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल कर देंगे। अब डर के चलते पीड़ित ने कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी और उसके बाद अब पुलिस के पास पहुंचकर पूरे मामले में तहरीर पुलिस को दी। ग्रेटर नोएडा की कासना पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 सगी बहनें हैं और एक युवक है। वहीं पुलिस ने बताया कि इन्होंने जो है, ये लोग जो है हनी ट्रैप में फंसा कर लोग साथ ठगी क्या करते थे। वहीं 51 वर्षीय व्यक्ति को इस लड़की ने मैसेज किया था और मैसेज में मीठी मीठी बात की थी। वहीं जो पीड़ित था वो अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी और उससे शादी का झांसा देते रहे और उससे 50,000 रुपये अपने अकाउंट में ले लिए। वहीं पीड़ित को बताया कि आप मुझसे एक पार्क में मिल लो। वहीं पार्क में जब पीड़ित गया तो वहां पर कुछ लोग आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरा जो बयान थे पीड़ित के वो लिया। उसके बाद में लगातार जगह जगह दबिश दी तो इंटेलिजेंस के जरिए इन तीनों लोग गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि उससे करीब 5 लाख रुपए की ठगी की गई है और जो ठगी है कि कहा गया था कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, उसके नाम पर की गई है। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। तो वहीं यूपी के संभल निवासी अनिकेत शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 29 साल थी, उसकी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अनिकेत की लाश मुरादाबाद में मिली थी। पहले तो इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, यानी कि ये केस शट एंड डाउन वाला था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर पर चोट लगने की पुष्टि हुई तो पूरा खेल ही पलट गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला तो पिता ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि पिता ही अनिकेत का कातिल निकला। दरअसल मृतक का पिता एफआईआर कराने के बजाय अनिकेत की मौत को हादसा बताने पे ज्यादा जोर दे रहा था। ऐसे में पुलिस का शक उस पर बढ़ता चला गया। आखिरकार जब पता चला कि अनिकेत के नाम 2 करोड़ रुपए की अधिक से बीमा जो पॉलिसी होती है, जो आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा की थी, इसी वजह से उसके पिता ने, यानी कि अनिकेत के पिता ने उसकी हत्या करवा दी। फिर क्या, पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बीमा की मोटी रकम हड़पने के लिए पिता ने ही अपने बेटे अनिकेत शर्मा की हत्या की सुपारी दे दी। मुरादाबाद पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पिता बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 3 हत्या आरोपी और भी पकड़े गए हैं। हालांकि साजिश में शामिल अमरोहा का वकील अभी फरार है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। एक अज्ञात युवक का शव जो है वो कुंदरकी 0 पॉइंट के पास में सड़क के किनारे पे मिला था। इस जो शव है वो युवक है, उसकी पहचान हुई थी अनिकेत शर्मा के तौर पे, जो कि मूलतः संभल का ये रहने वाला था। एवं इसमें हमने मृतक के जो चाचा हैं उनसे एक तहरीर प्राप्त करके एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी। अज्ञात लोगों के खिलाफ में तहरीर दी गई थी। इसका थाना कुंदरकी पुलिस ने सफल अनावरण किया है इस हत्याकांड का। एवं इसमें जांच में निकल के आया है जो मृतक है उसके पिता ने एक षड्यंत्र के तहत एक वकील के साथ में ये षड्यंत्र रचा कि अपने जो बेटा है उसका जनवरी 2024 में
एक बीमा करा दिया था, जिसमें से कि एक्सीडेंट में उसको 2 करोड़ रुपए मिलते तथा इसमें कुछ पार्ट जो है वो बेटा के पिता को जाता है और बाकी पार्ट जो है बीमा के पैसे का वो वकील साहब को जाता। तो इसने इसी षड्यंत्र के तहत में अपने बेटे को 3 लोगों के साथ में जो रामपुर के रहने वाले हैं उनके साथ अपने बेटे को गाड़ी में भेज दिया था तथा उन 3 लोगों ने उसके सर पे धारदार हथियार से हमला किया एवं उसके मृत हो जाने के बाद में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया ताकि एक एक्सीडेंट का रोक दिया जा सके। फिलहाल इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 2 लोग अभी इसमें और वांछित है जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये खबर पंजाब से। पंजाब में एक बार फिर बिजली के निजीकरण और प्रीपेड मीटर के खिलाफ किसानों का गुस्सा सड़कों से लेकर रेल पटरियों तक पहुंच गया। बीकेयू क्रांतिकारी समेत कई किसान संगठनों ने आज शंभू रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। किसानों का प्लान साफ था कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक रेल लाइन पर बैठकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाना है, लेकिन उससे पहले ही आरपीएफ, जीआरपी और पंजाब पुलिस मौके पर तैनात हो गई और किसानों को रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से खाली नजर आए, लेकिन स्टेशन के बाहर किसानों का हुजूम सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करता रहा। किसानों का साफ कहना है कि पंजाब सरकार बिजली विभाग का निजीकरण कर रही है और गांव-गांव में जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसी के खिलाफ आज ये सांकेतिक धरना दिया गया। किसान नेताओं ने आरोप यह भी लगाया है कि सुबह 3 बजे से ही पुलिस ने नेताओं के घरों पर छापे मारकर उन्हें हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर केंद्र के इशारों पर काम करने और तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगा दिया। किसानों ने आगे चेतावनी दी है कि 10 तारीख को वे चिप वाले मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के दफ्तर में जमा करेंगे और लगभग 17 से 18 तारीख इन 2 तारीखों को उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाना जो जरूरी था वो उठाए गए। किसी भी प्रदर्शनकारी को रेलवे ट्रैक पर जाने की इजाजत नहीं दी गई और जो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या पंजाब सरकार किसानों की बात सुनेगी या बिजली के इस मुद्दे पर टकराव और तेज होने वाला है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੇਲ, ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਇਹ KMM ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਅੱਜ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ तक। ठीक है जी। किसानों की मांग थी कि आज वो 1 से लेकर 3 बजे तक यहाँ इसको ब्लॉक करेंगे ट्रैक्स को। वो जब इनके लीडर्स आए तो हमें उनको समझाया कि ये जो है आपकी कॉल अनएथिकल है, इसको आप मत कीजिए। तो फिर बात हुई चली, फिर उसके बाद उन्होंने वो बातचीत करके वो पीछे ही बैठ गए और अपना वहीं पे अपना 2 घंटे का जो प्रदर्शन है वो करेंगे। सुरेश महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय अब जीवन की नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं। जयपुर में उन्होंने अपनी जीवन साथी शिप्रा के साथ 7 फेरे लिए और शादी की पहली तस्वीर अब सामने आई है जो सोशल मीडिया पर तूफान भी मचा रही है। हल्दी, मेहंदी और संगीत के बाद मंडप से आए इस पहली झलक में इंद्रेश उपाध्याय लाइट पीच कलर की धोती कुर्ता और मैचिंग पगड़ी में बेहद ही राजसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दुल्हन शिप्रा की सादगी भरी खूबसूरती सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीत रही है। शिप्रा ने लहंगे की जगह गोल्डन सिल्क साड़ी और लाल दुपट्टा चुना और बिना किसी ट्रेंड के पीछे भागे अपनी सिंपल और ट्रेडिशनल लुक से ही सभी का दिल जीत दिया। अब लोग यही कह रहे हैं कि सादगी ही असली सौंदर्य है और ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक ग्रैंड धार्मिक और पारंपरिक आयोजन भी बन गई है, जहां 101 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए।
मेहंदी की रस्म में भी एक खूबसूरत पल देखने को मिला, जब शिप्रा ने खुद इंद्रेश के हाथों पर मेहंदी लगाई और वो पल भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। अब इस खास मौके पर कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां मौजूद रहे और कवि कुमार विश्वास भी शादी में शिरकत करने के लिए जयपुर पहुंचे थे, जिनका एयरपोर्ट पर पहुंचता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब हर तरफ बस इस शादी की चर्चा है, क्योंकि ये जो सादगी देखने को मिली और धर्म का और धार्मिकता का, संस्कृति का ये जो समागम देखने को मिला, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस सादगी, संस्कृति और संस्कारों की खूबसूरत झलक देश ने एक साथ देखी। हमारे अनुज हैं और बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि वैदिक परंपरा के साथ में दिवस की यह शादी है और जिसमें संपूर्ण संत समाज के लोग, सभी कथाव्यास, संतजन उनको आशीर्वाद दें। और हम यही आज भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं कि जयपुर की भूमि है, वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि में यह अभूतपूर्व कार्य होने जा रहा है। हम उनको शुभकामना दें। इनका ही नंबर है अब और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं कि गोविंद जी की भूमि में ब्रज के एक लाला का ब्याह हो रहा है। ये बड़ी बात है। गोविंद जी की भूमि है और ब्रज का लाला है। इंद्रेश हम सबके प्राण हैं। इंद्रेश इतने मनहर हैं, इतने सुरीले हैं, इतने अच्छे हैं कि सभी यहाँ उपस्थित हुए। इसीलिए तो कथावाचक इंद्रेश महाराज की शादी के बाद अब आपने सुना कि कुमार विश्वास भी ये बात कह रहे हैं कि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। हालांकि अब देखने की बात होगी कि आखिर बागेश्वर धाम किस वक्त और किन से शादी करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।